हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छे चीज़ सिखलाने जा रहा हूं, जिसको सीखकर आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैथ के लिए स्पेशल आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हो या फिर आप पढ़ा रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समाधान अड्डा को, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए, यहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। यह बेसिक मैथ्स किसका है? तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का है। मैथ में नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मैथ नंबर से ही यानी डिजिट से ही प्राप्त होता है। और उस मैथ को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बेसिक का जहां पे बात आता है वहां पे संख्या पद्धति का नाम जरूर आएगा। चाहे आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th, 12th, चाहे किसी भी क्लास में आप हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके आप भगा करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बहुत अच्छे चीज आप सीखने वाले हैं, मुझ पर आप विश्वास कीजिए। अंत होते होते वीडियो का आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, तब जाकर के अंतिम में आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा। यहां पे देखिए कि संख्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या होता क्या है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, बहुत बार आप सुने होंगे कि संख्या पद्धति आखिर क्या है। तो संख्या यानी नंबर। तो यहां पे देखिएगा कि जो वस्तु के परिमाण अथवा इकाई का अपवर्त्य अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है, संख्या कहलाता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को आप समझिए। वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो देखिएगा, जो वस्तु के परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। एक होता है परिमाण, देखिएगा यहां पे, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है परिणाम। एक परिमाण होता है और दूसरा होता है परिणाम। अब यहां देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। परिणाम मतलब होता है परिणाम, किसी भी चीज का परिणाम निकलता है। जैसे नहीं बोला जाता है कि अच्छा काम करो नहीं तो बुरा परिणाम मिलेगा, है ना। तो यहां पे देखिए परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। परिणाम को हम लोग रिजल्ट बोल सकते हैं, रिजल्ट। जबकि परिमाण, यहां देखिए परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, जबकि परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में आप देखिएगा, परिमाण में आपको फिजिक्स में बहुत बार पढ़ने को मिला होगा, परिमाण ज्ञात करें, है ना। तो इसमें आपको होता है क्या कि इसमें दो चीज आता है, एक नंबर्स आता है या न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, एक आता है प्लस में यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। और इसमें देखिए रिजल्ट कब आता है? जब हम लोग कार्य करते हैं यानी वर्क करते हैं। जब हम यहां पे काम करेंगे, जैसे देखिए कि कोई काम करना है हमको,
ये दोनों में अंतर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सब है और यही चीज आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखिए कि परिणाम में यानी रिजल्ट में क्या होता है, वर्क करना पड़ता है यानी काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि आप काम नहीं कीजिएगा उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। अच्छा काम कीजिएगा तो परिणाम अच्छा आएगा और अच्छा परिणाम काम नहीं कीजिएगा तो परिणाम गलत आएगा। जैसे माने चलिए कि अगर मेहनत से आप पढ़िएगा तो आगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। यानी वर्क अच्छा कीजिएगा तो पढ़ना भी क्या है, एक वर्क है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा वर्क क्या है, पढ़ाई। और पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा और जिस प्रकार मेहनत कीजिएगा उसी अनुसार क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो यहां पे देखिएगा कि वर्क कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, है ना। लेकिन यहां पे देखिए परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, अंक या संख्या। न्यूमेरिकल में देखिएगा कि मान के चलिए कि 10 हो गया तो 10 हम कुछ भी बोल सकते हैं, 10 रुपया बोल सकते हैं, 10 किलोग्राम बोल सकते हैं, 10 लीटर बोल सकते हैं। तो किलोग्राम, लीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब क्या है, ये सब यूनिट है। अगर ये 10 के साथ हम यहां पे यूनिट कोई भी चीज लगा देते हैं, मान के चलिए किलोग्राम लगा देते हैं, केजी, तो 10 जो हो गया यह न्यूमेरिकल हो गया यानी नंबर हो गया, जबकि यहां पे यूनिट जो है इकाई वह क्या है। अब उसके आधार पे काम करेगा जो राशि पूछा जा रहा है। जैसे मानिए चलिए किलोग्राम में पूछा जा रहा है या फिर लीटर में पूछा जा रहा है या मिलीलीटर में पूछा जा रहा है, तो यहां पे हम लोग वही चीज लगाएंगे। तो देखिए यहां पे 10 किलोग्राम यानी 10 केजी, ये दोनों मिल करके क्या बना, परिमाण मिला यानी मैग्नीट्यूड मिला। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे दोनों को। अब यहां पे देखिए कि अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब क्या होता है, यानी इकाई का अपवर्त्य। तो इस चीज को समझिएगा, अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में क्या, अगर बचपना अभी भी है तो आप समझिए कि जैसे 6 में पढ़िएगा, 7 में पढ़िएगा, 8 में, 9th में, 10th में अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। आप जब भी आंख खोल दिए पढ़ाई के लिए तब से पढ़ाई शुरू हो जाता है। देखिए, और जिस दिन आंख बंद कर दिए, पढ़ाई से मुंह मोड़ लिए, उस दिन आपका पढ़ाई खत्म। तो यहां देखिएगा कि अपवर्त्य होता क्या है। आप पढ़ते होंगे अपवर्त्य मतलब क्या, जैसे मान के चलिए कि 8 का अपवर्त्य निकालना है, 8 का अपवर्त्य निकालना है, तो कैसे निकालते थे, 8 के पहाड़ा पढ़ते थे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, इस प्रकार हम लोग पढ़ते थे। यानी जिसका अपवर्त्य निकालना है उसका पहाड़ा पढ़ते थे। तो यहां पे देखिए कि ये भी क्या है, संख्या है कोई, 8, 16, 24, 32, 40 ये सब क्या है, कोई संख्या है कि नहीं। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्त्य एक होता है और अपवर्तक, ये दोनों में समझिएगा, एक अपवर्त्य हो गया और दूसरा होता है अपवर्तक। अपवर्तक, एक अपवर्त्य होता है, दूसरा होता है अपवर्तक होता है। तो अपवर्तक में क्या होता है, जैसे माने चलिए कि 8 का हमको अपवर्तक निकालना है, तो 8 का अपवर्तक कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कि 8 किससे किससे कटेगा, तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब खुद से कटेगा यानी 8 से कटेगा। तो 8 का अपवर्तक जो होगा यह कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 1 2 4 8। तो यह अपवर्तक है, जबकि यही 8 का अपवर्त्य निकालना था, तो हम लोग क्या किए थे कि 8 का पहाड़ा लिखे थे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, यही चीज मेन आपको समझना था। अब यहां पे समझिए, और जो वस्तु के परिमाण अथवा इकाई का अपवर्त्य अथवा प्रश्न कितने, ध्यान में रखिएगा कितने, 16 फिल्म देखे हैं, अगर नहीं देखे होंगे
तो आप देख लीजिए, अगर देखे होंगे तो एक डायलॉग याद होगा गब्बर वाला, अरे सांबा कितने आदमी थे, सुने हैं? तो बोलता है सरदार 2 आदमी थे। अरे वो 2 थे और तुम 3 थे, तब पर भी वापस चले आए। ऐसा ही ना करके है कोई डायलॉग। या फिर एक और है डायलॉग, देख लीजिए। अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। तो चलिए देखिए, का जवाब देता है संख्या कहलाता है। जैसे कितने, जैसे माने चलिए कि ऐसे पूछा जाए कि आपका कितने मार्क्स आए 10th के रिजल्ट के रूप में, ऐसे पूछा जाएगा कि आपका 10th में कितने मार्क्स आए, आपका 12th में कितने मार्क्स आए, आप कितने रोटी खाए हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। तो सोचिए, देखिए कितने 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 ये सब आ रहा है कि नहीं। तो कितने जहां पर आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह जो है कितने, वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कितना रुपया, कितना किलोमीटर दूरी है, कितना किलोमीटर दूरी तय करके आप आए हैं, कितना मीटर लंबा सांप था, है ना। तो बहुत सारा चीज ऐसा, जैसे कितना, जहां पे ये चीज आ जाए तो समझिए कि वहां पे नंबर यानी संख्या का प्रयोग होने वाला है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, संख्या का संकेत नंबर को NO क्यों? सोचिए कि संख्या का संकेत रूप हम लोग NO लिख करके छोड़ देते हैं, वो हो जाता है क्या, नंबर। आखिर ऐसा क्यों लिखते हैं NO? तो आप जानते होंगे कि रोमन भाषा में, लैटिन भाषा में इसको नंबर को क्या किया जाता है, नंबर के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। अब सोच के देखिए, यहां से उठाइएगा, ये दोनों को अलग अलग कीजिएगा, न्यूमेरो प्लस लॉजी, न्यूमेरो प्लस लॉजी। तो नंबर से ही क्या हुआ है कि न्यूमेरो बोला गया है वहां पे, और लॉजी मतलब आप जानते होंगे कि अध्ययन होता है। जैसे में बायोलॉजी, बायो मतलब क्या होता है, जीव होता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। यानी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जूलॉजी, तो जहां पे भी आपको लॉजी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अध्ययन होता है। तो इसको अगर हम अलग अलग हटाते हैं तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरो, यानी नंबर्स को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, पहला लेटर जो है N है और अंतिम लेटर O है, ये दोनों को लिखा जाता है लैटिन भाषा में, एक पहला लिखा जाता है और एक अंतिम लिखा जाता है। तो यहां से NO लिखा जाता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि संख्या का संकेत NO क्यों लिखा जाता है। बहुत ही अच्छा चीज सब है। देखिए अगला देखिएगा, अंक यानी डिजिट। अंक हम लोगों को लिखना होता है, यानी डिजिट लिखना होता है। तो सोचिए कि कौन कौन से अंक आते हैं और वह क्या कहलाता है। तो देखिएगा, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, यानी कोई अंक लेकर के किसी संख्या का निर्माण किया जाता है, यानी संख्या बनाया जाता है, अंक कहलाता है। दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंकों इतना का प्रयोग किया जाता है। दशमलव अंकन पद्धति में देखिएगा कि दशमलव अंकन पद्धति में इतना अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो वहां पे देखेंगे कि हम लोग इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, ये चीज को। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे फिर देखिए। अब आगे देखिएगा चौथा नंबर कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5। गिनती जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाता होगा तो आप कैसे लिखते होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते होंगे, है ना। तो गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक, यानी शून्य नहीं होगा या फिर शून्य से छोटा नहीं होगा, शून्य से बड़े पूर्णांक। तो शून्य से जो बड़ा पूर्णांक होगा उसे ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे धन पूर्णांक भी कहा जाता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। अब यहां पे देखिए पूर्णांक मैं इसमें नहीं बतलाऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं एक इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा इस वीडियो के, और वहां से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक आप गिन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दो सिंबल आपको समझना यहाँ पे जरूरी है। एक आप देखते होंगे कि आई और ऊपर प्लस ऐसे दिया हुआ रहता है, और एक दिया हुआ रहता है आई और ऊपर माइनस दिया हुआ रहता है, माइनस का सिंबल। अब यहां पे समझिए कि इसके बाद समुच्चय दिया हुआ रहता है। जब पढ़िएगा समुच्चय यानी सेट थ्योरी, जो 11th में पढ़ना है, हम लोग के समय में पढ़ना था, 9th क्लास में पढ़ना था, लगभग 2007-8 के आसपास में आप देखे होंगे, चाहे पता कीजिएगा कि 9th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ना था, जबकि अभी पढ़ना है आपको 11th क्लास में, वो भी शायद फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो देखिएगा यहां पे कि यहां पे प्लस है, तो प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। देखिए प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं, और यहां पे ए इंटीजर है, तो इतना को हम लोग पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ये प्लस को पॉजिटिव पढ़ते हैं, इसको इंटीजर पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर का वह समुच्चय होगा, यानी जो भी है। अब यहां पे देखिए, और इसको पढ़ते हैं, यहां पे देखिए ऊपर में निगेटिव यानी माइनस है, इसको निगेटिव बोला जाता है, इसको निगेटिव बोला जाता है, ऋणात्मक बोला जाता है। निगेटिव को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक का जो समुच्चय होगा उसे निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, जबकि पॉजिटिव पूर्णांक का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, तो उसका जो समुच्चय होगा उसे पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे सिंबल के द्वारा हम लोग लिखते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज है, आपको सीखना जरूरी है। अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, अगर जानते हैं तो और अच्छा है। अब देखिएगा कि पांचवा नंबर है कि पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर। शून्य सहित प्राकृत संख्या, या फिर आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या का परिवार क्या था, तो प्राकृत संख्या का परिवार 1 2 3 4 5 अनंत तक के था। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मेहमान के तौर पे शामिल कर लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि शून्य को मेहमान के तरह पे शामिल कर लिया जाता है, तो यह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने के बाद यह पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाता है। इसे समुच्चय W बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं मध्यम ब्रैकेट में। इसको यानी इतना को हम लोग किसको, पूर्ण संख्या को, होल नंबर को W से व्यक्त किया जाता है। जो पूर्ण संख्या होता है उसे हम लोग कैपिटल W से इसको सूचित करते हैं। अगला देखिएगा, अगला है छठा नंबर कि विशिष्ट पूर्णांक। विशिष्ट पूर्णांक क्या होता है, यानी स्पेसिफिक नंबर। तो वह धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो। अपवर्तक मतलब क्या, गुणनखंड। अपवर्तक मतलब गुणनखंड।
तो केवल एक अपवर्तक हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखिएगा कि एक ही ऐसा है विशिष्ट पूर्णांक जिसका एक ही अपवर्तक निकलेगा। जैसे देख सकते हैं आप कि 1 गुने 1 लिखेंगे, क्या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड यानी केवल एक अपवर्तक निकला, तो इसको हम लोग क्या बोले? तो यह विशिष्ट पूर्णांक कहलाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने संख्या है जो विशिष्ट पूर्णांक है, तो केवल एक ही है, वो है 1। इसी का सिर्फ एक पूर्णांक निकलेगा, यानी एक ही अपवर्तक निकलेगा, बाकी बात किसी का नहीं। अगला देखिएगा 7वां नंबर की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? यानी प्राइम नंबर। तो वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाता है। इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए 2, 3, 5 अप टू डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे हैं जिसका 2 अपवर्तक निकलेगा। जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अपवर्तक मतलब क्या? गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड देखिएगा कि 2 में हम एक बार 2 से गुण 2 में एक बार हम 1 से गुना कर सकते हैं और एक बार हम क्या कर सकते हैं? 1 में 2 से गुना कर सकते हैं। इसका यह 2 गुणनखंड निकलेगा। तो यहां पे आप एक बार और समझ लीजिए कि वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो यानी केवल 2 गुणनखंड निकले वह अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर को ही रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको अभाज्य संख्या न दे करके बोलेगा कि रूढ़ संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि रूढ़ संख्या, तो भाषा पे ही आप ध्यान रखिएगा ताकि भाषा आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वहां पे पकड़ा जाएगा। इसको लिख लीजिए। अगला देखिएगा 8वां नंबर की भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है? तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, अपवर्तक मतलब क्या? गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सब का 2 निकलेगा, यानी 2 से अधिक, सॉरी 2 से अधिक बोला है ना, तो 2 से अधिक। जैसे मान के चलिए कि एक हो गया आपका 1 गुने 4, दूसरा हो जाएगा 4 गुने 1, तीसरा हो जाएगा, अगर 4 के लिए हम देखते हैं तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 4। अब यहां पे देखिए कि 4 के लिए कितना अपवर्तक हुआ? 2 से अधिक हुआ कि नहीं? 2 से अधिक है, देखिए है ना। उसी प्रकार 6 का भी निकालिएगा तो 2 से अधिक निकलेगा, 8 का भी निकालिएगा तो 2 से अधिक निकलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे 6 के लिए निकालते हैं तो 1 गुने 6 होगा, फिर 6 गुने 1 होगा, इसके बाद हो जाएगा 3 गुने 2 होगा ना, एक और हो जाएगा 2 गुने 3। तो देखिए 2 से अधिक अपवर्तक जिसका होगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगला देखिएगा 9वां नंबर की सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो, यानी उसका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। महत्तम मतलब क्या? HCF, HCF करने के बाद 1 आ जाए, यानी जिसका HCF 1 आ जाए वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और देखिए HCF का एक दूसरा नाम GCD भी होता है, अगर नहीं मालूम है तो आप ये भी जान लीजिए। HCF मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और HCF को भी क्या बोला जाता है, GCD भी बोला जाता है, यानी जनरल कॉमन डिवाइजर। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 7, 5 और 7 ये दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, ये दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, 6 और 7 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। तो यह सब क्या है, सअभाज्य संख्याएं है। अगला देखिएगा 10वां नंबर कि द्विअभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो जुड़वा बच्चा जब पैदा होता है तो बोला जाता है ट्विंस हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या कि जुड़वा बच्चा जन्म लिया है, तो ट्विंस। तो ट्विन प्राइम नंबर्स जिसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे हम लोग एक भाषा में और द्विअभाज्य संख्या भी बोलते हैं। यहां से समझिएगा कि यह द्विअभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, देखिए अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, जोड़ा मतलब जानबे करते हैं आप कि जोड़ा क्या होता है, एक से अधिक का होता है, यानी 2 का जोड़ा होता है, जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर मतलब क्या, घटाने के बाद 2 आना चाहिए, द्विअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं कि 3 और 5, 3 और 5 ऐसा जोड़ा है जिसके बीच का अंतर देखिए 2 है कि नहीं। 3 में से 5 घटाइएगा तो 2 बचेगा, या फिर 5 में से 3 घटाइएगा तो 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यानी अंतर हमेशा 2 आ रहा है इत्यादि। ये सब क्या है, तो द्विअभाज्य संख्या है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा सम संख्या, 11 नंबर में है सम संख्या, यानी इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, तो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो जैसे में देखिए 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा कटेगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। यानी ये सब जितने संख्याएं हैं वो सब क्या है, सम संख्या है, और आगे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अगर एक आ जाए तो वह सम संख्या ही कहलाता है, चाहे जितना भी बड़ा सम संख्या हो। जैसे ही आपको इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई दिख जाए तो उसको समझिए कि यह सम संख्या है। अब देखिएगा अगला 12 नंबर विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या है जो 2 से पूरा पूरा न कटे, विषम संख्या कहलाता है। यानी भाग दीजिएगा तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे आप देखिए कि 3 में 2 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। 5 में 2 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उस संख्या को हम लोग कह सकते हैं क्या, विषम संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब विषम संख्या का समूह हो गया। अगला देखिएगा 13 नंबर कि संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं, इसको ध्यान से समझिएगा कि वैसी संख्याएं जिनकी समस्त अपवर्तकों मतलब क्या, गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो तो संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे में देखिए 6 जो है यह संपूर्ण संख्या है। कैसे, तो इसका अपवर्तक लिखिए आप, यानी इसका गुणनखंड लिखिए। जैसे मान के चलिए कि 6 किसे किसे कटेगा, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, सॉरी 6 से कटेगा, यानी खुद से तो कटेगा ही, एक के बार 6 से कटेगा। अब इस सबको जोड़िए, क्योंकि यहां बोला कि वैसी संख्या जिनकी समस्त अपवर्तकों, तो इस समस्त अपवर्तक इसका निकल गया का योग। अब योग कीजिए इसका, तो 1 + 2 + 3 + 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 2 11 1 12। देखिए 12 आ गया। अब बोल रहा है क्या कि योग उस संख्या का दोगुना हो,
तो जो योग आया है यह देखिए इसका दोगुना है कि नहीं। तो देखिए यह संख्या क्या है, 6 है। देखिए 6 का दोगुना है कि नहीं, 12 है। तो यह जो है क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन, 6 जो है संपूर्ण संख्या है, जो कि इसका सभी गुणनखंड को लिख करके और जोड़ने के बाद इसका दोगुना आ गया है। अगला देखिएगा 28 जो है यह संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो ये भी है आपका, जैसे देखिए 28 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से कटेगा, 14 से कटेगा। इसके बाद किससे कटेगा, तो सीधा 28 से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला। अब यहां पे देखिए जोड़ करके इसको, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये सब को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8 × 4 = 12 और 7 19, 19 1 20, 20 और 4 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5। तो यहां पे देखिए कि 56 जो आया जोड़ करके यह 28 का दोगुना है कि नहीं। तो यहां देख सकते हैं हम लोग कि 28 में 2 से गुना करेंगे तो 56 आ जाता, तो दोगुना है। तो यहां से आप फिर से समझ लीजिए कि वैसी संख्याएं जिनकी समस्त अपवर्तकों यानी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 और 28 जो है यह संपूर्ण संख्या का उदाहरण है। देखिएगा इससे पहले मैंने नहीं बतलाया था, अभाज्य संख्या जब मैं बतलाया था तो वहां पे ये चीज मैं भूल गया था। तो अभी से जान जाइए ये चीज को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, और एक चीज और पूछता है कि ऐसे कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, ये भी पूछता है। यहां से देखिए दोनों प्रश्न को समझिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्तक हो, उससे ज्यादा अपवर्तक ना हो, यानी 2 गुणनखंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, एक और खुद के अलावा वह किसी से न कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहां पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वह 2 होगा, और यहां पे बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, यानी 2 से छोटा कोई है ही नहीं अभाज्य संख्या। इससे ज्यादा है 3 है, लेकिन 2 से छोटा कोई है ही नहीं, तो 2 होगा। अब यहां पे देखिए ऐसे कितनी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, ऐसी कितनी सम संख्या जो अभाज्य है। तो देखिए यहां पे 2 जो है यह क्या है, सम संख्या। 2 जो है यह सम संख्या है, और इसको छोड़ करके बाकी बात कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि सम संख्या हो और अभाज्य हो, यानी 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो यहां पे देखिए ऐसी कितनी संख्या, तो एक संख्या है। अब यहां पे 2 मत लिखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, जब ऑप्शन देगा तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। तो यहां पे देखिए कि ऐसी कितनी सम संख्या जो अभाज्य है, तो एक के गुण है, वो कौन है, तो 2 है। 2 है लेकिन कौन है, कितना है, एक ही वो है। तो पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, तो एक ही संख्या है, इसको लिख लीजिए। अगला देखिएगा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में, यानी छोटा से छोटा रूप में, लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटा होता है, छोटा रूप में हो, p और q पूर्णांक हो जहां q डज नॉट इक्वल 0,
यानी Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। Q का मान जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, यानी Q के स्थान पर 0 कभी भी नहीं आएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहां पे देखिए P बटा Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी वास्तविक संख्या जिसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर हर के जगह पर कभी भी हम 0 यानी शून्य को नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे 3/4 क्या है, यह परिमेय संख्या है। 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 में कंफ्यूजन होता है तो इसको भी समझ लीजिए। अगर 22/7 ऐसे ही दे दिया है तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन आपको पाई का मान 22/7 देगा। आप जानते होंगे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 रख करके हम लोग बनाते हैं। तो यहां पे देखिए कि 22/7 यदि पाई का तुलना कर रहा होगा, पाई के लिए दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे हम लोग 22/7 को परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, वह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 सीधा अगर ऐसे लिखा गया है तो यह परिमेय संख्या होगा। अब यहां पे देखिएगा कि √4 यानी 4 का वर्गमूल, अगर वर्गमूल पूरा निकल जाए तो देखिए 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख करके इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। देखिए तो अंश के रूप में क्या है, 2 है, और हर के रूप में कुछ नहीं, तो बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए अंश बटा हर के रूप में है, जहां पे हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बाद उससे ऊपर कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2/1 क्या है, परिमेय संख्या, यानी 2 जो है वह परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, यह भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्या होगा। अब अगला देखिएगा कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो, वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो। तो जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो परिमेय संख्या नहीं होगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा कि √2, क्या 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। यह अशांत दशमलव अनावृत्ति है, यानी कहने का मतलब क्या है कि निकालिएगा इसको तो दशमलव में आगे जाते जाएगा, ठीक है, यानी कभी भी अंत नहीं होगा इसका। तो आप इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान जो होता है हम लोग देखते हैं 3.1416, यानी दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई का मान लिखा जाता है। लेकिन देखिए लिखा जाता है इतना आसान करने के लिए, क्योंकि गुना भाग कीजिएगा तो सोचिए ज्यादा लिख लीजिएगा तो कैसे गुना भाग कीजिएगा, इसलिए इतना माना गया 3.1416 ऐसे माना गया, दशमलव के 4 अंक बाद तक के, ठीक है। या फिर 22/7 इसको माना गया, और वही 22/7 का A यहाँ पे है। तो यह जो पाई का मान है यह क्या, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का यानी जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।